हेलो देव। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने एरोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट को एंड दिस इज पार्ट 5। तो यार अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि यार हमें एरोडायनेमिक्स क्यों पढ़नी होती है, एयर को स्पेसिफिकली क्यों पढ़ना होता है और हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। फिर हम लोगों ने वेरिएबल्स के ऊपर बात की थी, फोर्सेस के ऊपर बात की थी और लास्ट में हम लोगों ने डी डायमेंशन के ऊपर बात की थी। तो आज हम क्या करेंगे। तो यार ये सब हम देख रहे हैं। अब इस समय हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि यार पार्टिकल टकरा रहा है, उसके कारण ना बेसिकली क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्ट हो रही है। पर ये पार्टिकल ऐसे ही क्यों टकरा रहा है, कोई मतलब ये रिपेल भी कर सकता है, ये साइड भी हो सकता है, दूसरे पर से टकरा के जा सकता है इधर से उधर, या फिर ये फ्लो ऐसे ही क्यों चलता है। मतलब दो जो अगर आप कभी ये फ्लो आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यार फ्लो कितने प्रकार के होते हैं। दो ही टाइप के होते हैं, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि लैमिनार ऐसे काम करता है और टर्बुलेंट ऐसे काम करता है। तो रीजन क्या है, ऐसे ही क्यों काम करते हैं और ये दोनों इंटर कन्वर्ट कैसे होते हैं। तो ये सब ना कुछ रूल्स के थ्रू बाइंडेड होते हैं। यानी कि अगर हमें ये जानना है कि एक पार्टिकल का, एक फ्लो का हवा में एक मतलब जब कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हमारी मूव करेगी तो उसमें फ्लो का बिहेवियर क्या होगा, अगर आपको वो जानना है तब वो क्या चीज़ चाहिए होगी, आपको कुछ रूल्स चाहिए होंगे। और वो रूल्स जो है माने जाने चाहिए। मतलब वो रूल्स जो है आपका जो फ्लूइड है वो उसको फॉलो करे। तो उसी हम बोलते हैं कंजर्वेशन लॉस बेसिकली, ताकि हम प्रिडिक्ट कर पाए फ्लो के बिहेवियर को। जो भी हमारा मतलब फ्लो का बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट कर पाए तो उसके लिए कुछ रूल्स अप्लाई होने चाहिए और वो फॉलो होने चाहिए उसके द्वारा। तो यहाँ पर आती है हमारी कंजर्वेशन लॉस ऑफ एरोडायनामिक्स। तो यार देखो, वैसे तो कंजर्वेशन के बारे में बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, लाइक सिंस क्लास 9th हम 9वीं कक्षा से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम और फिर एनर्जी पढ़ते हैं। तो हमें कंजर्वेशन लॉस का कुछ कुछ तो आइडिया है। और अब क्योंकि हमें बेसिक चीज़ पता है तो अब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्लूइड के अंदर। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, मोमेंट एंड एनर्जी, मोमेंटम, तो हम इन्हीं के थ्रू काम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो यार कंजर्वेशन ऑफ मास, तो इसका मतलब क्या है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, ओके, डन। अब देखो हमें ये तो पता है कि अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। हमें कुछ कुछ तो आइडिया है कि हम किसी में अगर हम कोई मास डालेंगे और हम चाहते हैं कि उस मास चेंज ना हो, कोई कंटेनर के अंदर अगर हम कोई एक्स अमाउंट डालेंगे, हम चाहते हैं कि वो ओवरऑल चेंज ना हो, कंटेनर में कांस्टेंट है, तो हमें उसमें से ही सेम अमाउंट बाहर निकालना पड़ेगा। तब जाके मतलब हम मतलब मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। पर फ्लूइड्स के अंदर हम इस चीज़ को कैसे मतलब समझ सकते हैं। तो हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा हमारा यूलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आई होप आपको कुछ चीज़ें याद होंगी, नहीं तो बता देते दोबारा से। डेट इज दिस। तो लास्ट में मैंने आपको एक बार बताया था बीच में कि अगर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो ना तो हम उसको यू से डिनोट करते हैं। अगर वाई डायरेक्शन में हो तो हम उसको वी से डिनोट करते हैं। और अगर जेड डायरेक्शन में हो तो हम उसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो आपको चीज़ पता होगी। अब एक और चीज़ सुनिए। अब एक ही देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम एक कंटेनर को फिक्स करते हैं। तो वैसे यूरेनियन पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग कंटेनर फिक्स करते हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर कंटेनर है हमारे पास, उसका ना वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। वेल, ऑलराइट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी होती क्या है, तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा मास चेंज कर रहा है तो डेंसिटी भी चेंज करेगी। क्या दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होंगे हमेशा, क्या दोनों एक दूसरे को बराबर अमाउंट में चेंज करेंगे, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट होंगे, ऑब्वियसली बराबर तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कुछ कांस्टेंट आ जाएगा एडिशनल। ठीक है, तो चलो इतनी सहमति तो आ गई कि हाँ यार ठीक है, मास और डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होंगे। तो क्या मैं मास की जगह डेंसिटी का यूज कर सकता हूँ कुछ जगहों पर। वेल, बिल्कुल कर सकता हूँ। कंडीशन है मेरा कांस्टेंट जो है वहाँ का होना चाहिए यूज, मतलब हमारा कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इफेक्ट हमारा न्यूट्रल रहेगा। हमें इसी को मेंटेन करना है। अगर ये होगा तो मैं मास की जगह डेंसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब आते हैं इसकी तरफ। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ हम लोग आते हैं। ऑल राइट। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, हमारा एक कंटेनर है। अब देखो, अब एक फ्लूइड का ना कंटेनर 3 डायमेंशनल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर यू वी डब्ल्यू आपको पहले बता दिया। 3 डायमेंशन होता है। तो उसमें कि तीनों डायरेक्शन में कोई ऐड हो सकती है और रिमूव हो सकती है। अब मान लो एक्स डायरेक्शन से मेरा एक्स अमाउंट ऑफ वाटर ऐड हो गया एक पानी के ग्लास में, या पानी के क्यूब में एक छोटे से हिस्से को जो हमने मान लिया एलिमेंट मान लिया, ठीक है।
तो उसमें कुछ ऐड हो गया, तो ज़रूरी नहीं कि एक्स से ही निकले, ऐसा हो सकता है कि वाई से कुछ अमाउंट नहीं बाहर आ जाए, फिर भी वो कंजर्व रहेगा हमेशा। तो नेसेसरी नहीं कि अगर एक्स से ऐड हुआ है तो एक्स से ही निकलेगा, इसलिए हमें एक तो तीनों पॉइंट को कंसीडर करना पड़ता है। वेल ओके, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा इस इक्वेशन की तरफ कि इक्वेशन डिफाइन क्या कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखिए, डेंसिटी को मैं मास बोल रहा हूँ, तो अब आप ना डेंसिटी जहाँ जहाँ डेंसिटी रो लगा हुआ है उसको आप थोड़ी देर के लिए मास मानिए। ठीक है गाइस, ये मास है, ऑलराइट, ये वेलोसिटी है। अब मास इंटू वेलोसिटी हमारा मोमेंटम होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। अब कैसा हो कि अगर मैं इन सभी मतलब ये जो हमारे जो मोमेंटम्स हैं, इनको इनको ग्रेडियंट्स में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मैं बेसिकली इनको जितना एक्स में ऐड होगा तो मैं एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूं, अगर वाई डायरेक्शन में ऐड हो रहा है तो हम वाई के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें, जेड में ऐड हो रहा है तो जेड के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें। अगर मैं ऐसा करूं और इसको थोड़ा सा डायमेंशनली चेक करने की कोशिश करूं, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं मास रिस्पेक्ट टू टाइम आना चाहिए, या तो मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेस। पर क्या है कि अगर मैं तीनों एक्सेस को एक साथ देखने लगूं तो मैं कोई एक पर्टिकुलर टर्म नहीं निकाल पाऊंगा, तो मुझे कोई एक यूनिक चीज मतलब एक कॉमन चीज उठानी पड़ेगी। तो कॉमन चीज क्या है? टाइम। अब जो भी चेंज होगा एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम में ही होगा और वो तीनों एक्सेस के लिए बराबर रहेगा। तो मेरा टाइम के हिसाब से इसको सोचते हैं, और मैं टाइम जैसे यहाँ पर लगाने की कोशिश की, यहाँ पर टाइम लगाती हूँ, वो डायमेंशन जब मैंने मैच किया तो मेरा ऊपर से मास रह जाएगा। ठीक है, मैं पहले कहा डेंसिटी को मैं मास मानूंगा यहाँ पर क्योंकि मेरा वॉल्यूम फिक्स है, ऑलराइट। और अभी अभी हमने क्या देखो, अब एक चीज होती है, हमारा फ्लो जो है इनकम्प्रेसिबल हम मानेंगे बिहाइंड द मैक पॉइंट 3, जब तक हमारा बेसिकली या तो स्पीड या फिर हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर रिलेटिव स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लो और उनके बीच की अंतर, जो रफ्तार का अंतर है वो मैक पॉइंट 3 से कम का है, तब तक के लिए हमारा जो बेसिकली एयर है उसको हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। वाटर को तो काफ़ी हद तक इनकम्प्रेसिबल मान लिया जाता है, पर एयर के लिए ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो वहाँ पर तो इसका मतलब कंप्रेस होगा नहीं, ऑलराइट। अब कंप्रेस हो सकता तो है नहीं, इसका मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल जो एयर के होंगे किसी भी कंटेनर के बीच में, जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ऑलराइट। अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई पार्टिकल अंदर डालूंगा किसी भी चीज़, मतलब किसी भी उसके, मतलब इंटेंसिटी फिक्स हो जाएगी, यानी कि अगर मैं एक छोटा सा वॉल्यूम ले लूँ और उसके अंदर कोई एक्स पार्टिकल एंटर होगा तो उसमें से एक एक्स पार्टिकल निकलना चाहिए साथ साथ, यही हो सकता है, तभी तो इनकम्प्रेसिबिलिटी को फॉलो करेगा, यानी कि मेरा डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, यानी कि मेरी डेंसिटी फिक्स हो जाएगी। और एक सेकंड, ये तो डेंसिटी है, चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और मैं तो कह रहा हूँ कि यार मेरी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, मेरी डिस्टेंस दो पार्टिकल के बीच में सेम रहनी चाहिए, तो मैं इस चीज़ को जीरो बोल दूंगा क्योंकि इसमें कभी चेंज आएगा ही नहीं समय के साथ। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने इनडायरेक्टली, क्योंकि अब देखो हमारी डेंसिटी लगातार फिक्स ही है, डेंसिटी कभी चेंज होगी नहीं, तो हम डेंसिटी को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी का से कॉमन निकाल सकते हैं और फिर उसको उस साइड भेज के खत्म कर सकते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल क्या रह जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन रह जाएगी। ये है हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट्स एंड सम ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें जीरो होगा। तो यार ये एक चीज ध्यान रखना, अभी तो हमारी इक्वेशन होगी जो हमारी कंजर्वेशन ऑफ मास से निकल रही है, पर यहाँ पर ना इनकम्प्रेसिबिलिटी है, तो ध्यान रखना ये वाली चीज हम सिर्फ कर सकते हैं लिक्विड्स, मतलब वाटर ऑब्वियसली यहाँ पर, एंड स्लो गैसेस जो मैक पॉइंट 3 से नीचे चल रही हो। ठीक है, वहीं पर आप ये कर सकते हो। तो अब हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक, इसको थोड़ा हटा देते हैं एंड ये, ऑलराइट। तो अगले पे चलते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो आप मोमेंटम आई गेस ऑलरेडी जानते होगे, मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम और कुछ नहीं, चेंज इन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो मतलब बेसिक है, पर हमसे फ्लूइड्स में कैसे मतलब अब देखें तो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि देखो यहाँ तो बहुत सिंपल ही दिख रहा है जो न्यूटन का दिया हुआ है, तो पर फ्लूइड्स के अंदर बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाता है सिचुएशन, अजीब सा नहीं पर बहुत कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो ये है हमारी वन एंड ओनली, दिस इज स्टोक्स इक्वेशंस, मतलब इसमें बहुत सारे मतलब देख सकते हो। इसमें देखो सबसे पहले एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि ये 3D में होता है, तो यहाँ पर आपको यू के लिए अलग, वी के लिए अलग, डब्ल्यू के लिए अलग, और ये ड्राइव होता है मटीरियल डेरिवेटिव्स के थ्रू, इसके थ्रू इसको ड्राइव किया जाता है। देखो इसकी डेरिवेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसका ना
थोड़ा क्रक्स को पकड़ पाए, यानी कि हम उसके अंदर समझ पाए कि ये फिजिकली क्या मीन करता है, ये प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकता है, उसको थोड़ा समझ पाए। तो चलिए आते हैं, उसी को देखते हैं एक बार ढंग से। तो देखो, सबसे पहले तो इसका आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको मास दिख रहा है, और मतलब क्या, मास टाइम्स वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्सेस लग रही है, एक्सेलरेशन लग रहा है थोड़ा सा। यस, ये है आई है आपका एक्सेलरेशन वाले पार्ट को डिफाइन करता है। अब इसमें दोनों टाइप की एक्सेलरेशन कवर अप होती हैं। एक होती है आपकी ट्रेडिशनल एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज होगी, एक होगी आपकी कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो आपकी बेसिकली यहाँ पे देख दो एक्स के साथ, यानी कि आपके एरियाज के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो ये दोनों टाइप की वेलोसिटी के अंदर कोई भी अगर चेंज होता है तो उसके इफेक्ट को, उसके मोमेंटम को कवर अप करता है वाला। वहीं पर अगर हम अगले पार्ट की बात करें तो बेसिकली हो सकता है आपका जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हो या फिर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसका टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हो, उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, थोड़ा बेसिकली कुछ ऐसे चेंजेस हो। तो ऐसे इस प्रकार के चेंजेस जो बेसिकली रेट ऑफ मोमेंटम के चेंजेस होते हैं, जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन का क्रिएट होते हैं, वो ये वाला पार्ट कवर अप करता है। आप देख सकते हो इसके अंदर क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट्स नजर आ रहे होंगे, क्योंकि ये बेसिकली आपके ना हर एक मतलब देखो एक्सपैंड करेगा तो कोई पार्ट थोड़ा अलग, मतलब एक्स में बढ़ेगा, कोई पार्ट वाई में बढ़ेगा। तो कैसे वेलोसिटी का किस रफ्तार से एक्सपेंशन हो रहा है इन एक्स एंड एन वाई इन जेड, इन सब के अकॉर्डिंग ये बेसिकली जो है चेकआउट करता है, मतलब इस टाइप के इफेक्ट्स को कवर अप करता है। वहीं पर उसके बाद में ये वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका फोर्स का पार्ट, मतलब प्रेशर के कारण जो फोर्स लगता है, ये उस वाले पैरामीटर्स को चेक करता है जो बेसिकली ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट है। बेसिकली प्रेशर ग्रेडियंट मतलब होता क्या है ना कि प्रेशर कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, उससे क्या है फोर्स एक्सर्ट हुआ है, तो उस फोर्स के पैरामीटर को, उस इफेक्ट को कवर करता है ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद में आते हैं आपके ट्रेडिशनल विस्कस फोर्सेस। अगला पार्ट ट्रेडिशनल विस्कस फोर्सेस के इफेक्ट को कवर अप करता है। अब आपको विस्कस फोर्स में एक बार बता चुका हूँ पहले कि विस्कस फोर्स एक्ट कैसे करती है, तो आप उसमें यहाँ थोड़ा रिलेट करिएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट्स का डबल स्केयर है, मतलब डबल डेरिवेटिव है, डबल स्केयर क्यों बोल रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव है, और ये उसको बेसिकली उस वाले पार्ट को कवर अप कर रहा है, उसके इफेक्ट्स को कवर अप कर रहा है। फिर इसका अगला पार्ट आता है, वो आता है विस्कस कंप्रेशन का। अब मान लीजिए कि यार आपके पास क्या है, आपके पास एक गुब्बारा है, एक बलून है, अब उसके ना बिल्कुल बीच में यहाँ एक पार्टिकल है, थोड़ा सा एक सरफेस के पास एक पार्टिकल है, और आपने क्या किया, उसको फूंक मारी। अब हुआ क्या, जो सरफेस के पास वाला पार्टिकल है थोड़ा दूर को मूव करेगा, बस ये वाला बीच वाला पार्टिकल तो बीच में ही रहेगा। तो और इसके अलावा सरफेस के पास है तो यहाँ पर विस्कस फोर्सेस भी डेवलप होंगी, क्योंकि सरफेस मूव करेगा तो उसके कारण चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर ना एक अलग, मतलब कोई पार्टिकल अलग वेलोसिटी पे, कोई पार्टिकल अलग वेलोसिटी पे है, और सरफेस के पास अलग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ना वेलोसिटी ग्रेडियंट्स एंड आपकी विस्कस फोर्सेस इस वाले इफेक्ट को कवर अप करते हैं। और उसका अगला वाला पार्ट है बॉडी फोर्सेस। बेसिकली बॉडी फोर्सेस कौन सी फोर्स हो गया कि मान लीजिए आपका फ्लूइड जो मूव कर रहा है, अब उसके अंदर आयंस भी हो सकते हैं, तो थोड़े से में होते हैं, कैल्शियम वगैरह होते हैं, तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हो सकती हैं उनकी, तो मैग्नेटिक फोर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोरिलियस फोर्स के थ्रू भी कुछ चेंज आता है, बाकी मेजरली तो इसके अंदर ग्रेविटी होती है। तो इन सारे फोर्सेस का जो बेसिकली इम्पैक्ट कवर अप करता है वो होता है बॉडी फोर्सेस वाली पार्ट। तो वैसे बहुत ही मुश्किल है ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना, मतलब एक टाइप सिचुएशन होती है अगर आपको सब सॉल्व करने को मिले, पर ऐसा होता नहीं है कभी भी, सब कुछ सॉल्व करने को मिलता नहीं है। हम कभी भी एरोडायनेमिक्स के अंदर स्पेसिफिकली कभी भी इस चीज़ को फेस नहीं करते, मतलब रेयर, बहुत रेयर ऐसी चीज़ों को फेस करना। होता क्या है ना, हम कुछ अजम्पशन, हम जब भी किसी फील्ड को स्टडी करते हैं कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते ही हैं हमारे पास, और जब अजम्पशंस को लगाना स्टार्ट करते हैं तो फिर सिंपली हो जाती है इक्वेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें हट जाती है, काफ़ी चीज़ें जो है प्रॉपरली अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन अजम्पशन कौन से हो सकते हैं, एक होता है कि यार बॉडी फोर्सेज जो आपकी हैं वो बॉडी फोर्सेज एक्ट नहीं कर रही है, मतलब हम ग्रेविटी का इफेक्ट निगलेक्ट कर देते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए गैस के लिए हम लोग ग्रेविटी को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते। एक होता है आपका इनविसिड, यानी कि हम इनविस्कस मानते हैं, क्योंकि हमारी जो बेसिकली फ्लूइड है वो विस्कस नहीं है इतनी, तो इनविस्कोसिटी हमने मान ली, या फिर स्टडी मान लिया। स्टडी यानी कि क्या है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, वो एक्सेलरेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है चीज़ें बेसिकली काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी सिंपल हो जाती है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर हम बेसिकली एक मोमेंटम की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशंस निकालें, जहाँ पर ना हमारी बॉडी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, इनविस्कस है और स्टडी है सब कुछ, वहाँ पर हमें कुछ ऐसी मिलेंगी, दीज आर यूलर इक्वेशंस।
ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं एरोडायनेमिक्स के अंदर। और अगर आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर, ये थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आप ऐसा कुछ बना सकते हो। फिजिक्स वाले बंदे ज़्यादातर ऐसे को ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स को भी डिफाइन करता है कि क्या क्या फिजिक्स में लग रही है। ये थोड़ा मैथमेटिकल है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है चीज़ें समझाने के लिए भी, समझने के लिए भी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा आप और भी कुछ बेसिक assumption जैसे कि इनकम्प्रेसिबिलिटी हमेशा चलती रहती है, उसको मतलब कभी कंसिडर करते हैं कभी नहीं करते हैं, डिपेंड्स अपॉन तक कि आप किस वेलोसिटी पे अपने एयरप्लेन को मूव करने वाले हो, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने वाले हो। फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स अक्सर इस चीज़ को तोड़ देते हैं, इस ये वाली assumption नहीं मान पाते हैं उसके अंदर, पर यूजुअली थोड़ा बहुत मान लेते हैं। इवन कई बार तो कमर्शियल प्लेन्स में भी हो जाती है सिचुएशन कि छोटे छोटे हल्के हल्के शॉक जनरेट होते हैं, तो वहाँ भी नहीं मान पाते हम लोग। पर अगर हम इस चीज़ को पूरी तरह से मान लें तो हम लोग पहुंच जाते हैं एक स्ट्रीम लाइन सिचुएशन की तरफ। इफ यू मेक दीज assumptions वी हैव टू कंसीडर अ स्ट्रीम लाइन मोशन, और वहां पर हमें बर्नौलीज इक्वेशन देखने को मिल जाती है। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर देखो आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड, ये वाला सीन रहता है सारा। तो हम इस पे आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के पास। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होता है, वो होता है जितना आप हीट डालेंगे, जितना वर्क डन करेंगे, वो हमें चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, यानी कितना बदलाव आएगा आपकी एनर्जी के अंदर। ठीक है, पर यहीं पर अगर हम फ्लूइड में इसको मूव करें तो भाई साहब क्या सिचुएशन हो जाती है भाई, मतलब इतने सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस। वेल अगेन मैं डेरिवेशंस के पास नहीं जाने वाला हूँ, हम लोग फिलहाल के लिए मूव करेंगे इसकी फिजिकल सेंस के ऊपर। तो सबसे पहले इस पार्ट पे नजर डालते हैं, ये पार्ट क्या डिपिक्ट करता है। वेल ये पार्ट अपने अंदर कैरी करता है सारी बेसिकली आपकी कन्वेंशनल एनर्जीज का, बेसिकली जो ट्रेडिशनल एनर्जीज है उनको, ये कि आपकी इंटरनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को कवर अप करता है। ठीक है, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कवर करता है रेट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को। बेसिकली कुछ भी सीन हो सकता है यार, आपकी क्या मतलब थोड़ा क्या था वैसे में कंप्रेस्ड हो, थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो गैस, कुछ कह नहीं सकते, फ्लूइड हुआ मतलब एक्सपेंड हो गया, कुछ भी हो सकता है। वहीं पर अगर हम देखें तो ये तो चलो एल हो गया, फिर हमारा था ये आर एच एस, दिस इज द आर एच एस। आर एच एस के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं, आर एच एस के अंदर मेनली वो पार्ट आते हैं जो बेसिकली कुछ चेंज बेसिकली कर सकते हैं, मतलब फ्लो को मूवमेंट करा सकते हैं आपकी फ्लूइड को, या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वो वाले फोर्सेस यहाँ कवर होती हैं, उन मतलब उन फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है, जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, उसको यहाँ कवर किया जाता है। ये सबसे पहले आपकी आपकी हीट इन एंड आउट, ये वाला पार्ट आपका हीट इन एंड आउट को कवर अप करता है। हो सकता है तो कुछ बॉयलर लगा हो जो बेसिकली हीट कर रहा हो, या फिर कोई कंडेंसर लगा हो, रेडिएटर्स लगे हों जो कि कॉन्स्टेंटली एनर्जी विड्रॉ कर रहे हों। वैसे रेडिएटर नहीं करेगा, मतलब हाँ आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कूलिंग सिस्टम एंड हीटिंग सिस्टम। तो अगला पार्ट आता है हमारा ये वाला। ये बेसिकली आप देखते हो यहाँ पर प्रेशर्स भी नजर आ रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट्स नजर आने लगे होंगे आपको। तो ये कवर अप करता है हमारा वर्क डन बाय प्रेशर। हो सकता है प्रेशर का कोई फोर्स एक्सर्ट हो रही है, उसके कारण कोई मूवमेंट हो जाए, या फिर मूवमेंट करना चाह रहा हो तो कोई वर्क डन करना चाह रहा है, ऐसा सिचुएशन बन सकती है। और उस टाइप की सिचुएशन को कवर करने के लिए, उस टाइप के इफेक्ट को कवर अप करने के लिए ये वाला पार्ट जिम्मेदार है इस पूरी इक्वेशन का। ये जनरल इक्वेशन है ऑब्वियसली। और फिर इसके बारे में आता है हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट हमारा कवर अप करता है बॉडी फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होने वाला है उस वाले पार्ट को। And the last but not the least, this is the part that is Q viscous and W viscous. Basically work done by viscosity and heat withdrawn और heat given by the viscosity। देखिए आपको पता होगा viscosity और कुछ नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है फ्लूइड्स के बीच में। अगर फोर्स में होगी तो हीट डेवलप होगी, और फोर्स होगी तो वर्क डन भी होगा। तो उसके वर्क डन को कवर अप करती है, और इसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी रेसिपेशन। इस पूरे प्रोसेस को जो बेसिकली ये होता है ना, इस विस्कोसिटी हीट डेवलप हो जाती है, तो उस पूरे पार्ट को ये दोनों चीजें कवर अप करती हैं, उसके इफेक्ट्स को। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं भाई साहब। ऑलराइट, तो देखो अब इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही सिनेरियो है कि जैसे हम लोग मोमेंटम वाली पूरी चाल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन को डील नहीं करते, बहुत रेयरली डील करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। एनर्जी वाली इक्वेशन को भी बहुत सारा डील नहीं करते हैं, रेयरली डील करते हैं। कुछ कॉमन अजम्पशन हम लोग लेते हैं, लाइक स्टडी एंड इनविस्कस और एडियाबैटिक। देखो स्टडी तो समझ आ रहा है कि यार आपका कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलेगा, इन विस्कोसिटी भी समझ आ रही है कि ठीक है हम विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर रहे हैं। एक आते हैं आपकी एडियाबैटिक, यानी कि हम कोई भी हीट डालेंगे नहीं, नो हीट एडिशन एंड नो बॉडी फोर्सेस। तो अगर हम इन सब चीज़ों को माने तो कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी।
कुछ कुछ इस तरीके की। अभी जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन ठीक है, मतलब ओके बहुत कुछ है हमारे पास, पर एक सेकंड, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखना चाहें तो हमारे पास कितनी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, 3, और हमारे पास कितने वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एक सवाल आता है। अगर आप उसमें घुसेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनल एक एनर्जी है जिसका हमें अगर पैसे को पता ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है जिसको हम डील नहीं कर पाएंगे अच्छे से, मतलब वेरिएबल ज़्यादा है, ऑलराइट यार वेरिएबल ज़्यादा हो गए। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं एक नई इक्वेशन, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें एक और एनर्जी और इक्वेशंस लगेंगी। वो होती है एक कि हम इंटरनल एनर्जी को एक टेम्परेचर का फंक्शन माने और एक इक्वेशन ऐसे निकाल दें। बट एक सेकेंड, फिर टेम्परेचर एक नई चीज़ निकल कर आ गई। अब क्या करें, टेम्परेचर एक नया वेरिएबल है, तो उसको कवर अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो इस तरीके से वी हैड गॉट 5 वेरिएबल, जो हमने शुरू में बात की थी, 5 फ्लो वेरिएबल्स, एंड हम लोगों ने उसकी इक्वेशंस निकाल दी कि इक्वेशंस हम लोग यूज सब करते हैं, और हमने इनका फिजिकल सेंस समझ लिया। पर क्या ये बहुत अच्छी सिचुएशन है? वेल सच बताऊं तो इतनी अच्छी नहीं। वैसे तो ये इक्वेशंस पूरी तरह से सब कुछ कवर अप करती हैं, हर टाइप के फ्लूइड के इफेक्ट को और हर उसके फ्लूइड के बिहेवियर को। These 5 क्वेश्चन completely describe flow behavior, फिर चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर बह रहा खून हो या फिर हमारे प्लेनेट के ऊपर घूम रही हवा या उसका पानी, कुछ भी हो सकता है, पर ये सब कुछ कवर अप कर लेता है। पर प्रैक्टिकली इतना सब, मतलब इतने सिंप्लीफाइड वर्जन को ही हम कभी यूज कर पाते हैं। रीजन इज कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं सारे सारे इक्वेशंस, और आप ऐसा हो सकता है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं कि आप बहुत सारी अजम्पशन भी ले लो, फिर भी शायद बात ना बने, फिर भी शायद आप डिफाइन ना कर पाओ कि मतलब अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अभी की जो लिमिटेशंस है, अभी की जो हमें मैथ्स पता है, जो फिजिक्स पता है, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जैसे सेंसर्स है, जैसे कैलकुलेशन के तरीके हैं हमारे पास, कैलकुलेशन के सेंसर्स हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स हैं, उनके हिसाब से हम आज भी हर फ्लूइड की सिचुएशन को इन पांचों से मिलकर भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सिचुएशंस बन जाती हैं। हम यूजुअली बहुत ही सिंप्लीफाइड चीज़ों का यूज़ करते हैं, बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन्स का यूज़ करते हैं पूरी इक्वेशंस का, और किसी स्पेसिफिक फ्लो को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा बर्नौली का आ जाता है कि अगर हम यहाँ पर विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर दें, हाई स्पीड्स को निगलेक्ट कर दें, तो हम यहाँ पर कुछ हद तक बर्नौली का सिद्धांत बना देते हैं। मतलब उसको जब सॉल्व करोगे ना अपन इक्वेशंस को, तो आपको बर्नौली के सिद्धांत मिल जाएंगे, और यहाँ से हमें पता चलता है कि ठीक है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा कहते हैं कि यार कमर्शियल प्लेन्स वगैरह पे आ जाते हैं जहाँ पर हमारा ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पर भी हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर पाते हैं, हमारे मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, और हमें बर्नौली इक्वेशन मिलती है। यहाँ पर हम एनर्जीज को कंजर्व करते हैं, and what we get मैक इक्वेशंस। वेल ठीक है, हम लोग मतलब कर लेते हैं ऐसे काम, पर वहीं पर अगर हम घुस जाए मैक 5 पे, गेम इज ओवर। आप बता ही नहीं सकते होगा कि आप फ्लूइड का बिहेवियर डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन पे। तो फाइटर जेट के अंदर बहुत दिक्कत आती है, इसके लिए आपको एडवांस चाहिए। अभी के लिए बहुत मुश्किल है कि आप हर सिचुएशन को सॉल्व कर पाएँ, ऑब्वियसली कोई ना कोई सिचुएशन रह जाएगी, कोई ना कोई सिचुएशन पंगा कर जाएगी, तो आपको मतलब प्रैक्टिकल नोट यही है कि अभी हम थोड़ा पीछे हैं, हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो लेट्स रिविजिट क्या क्या आज हमने पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले बात की कि यार हमें कंजर्वेशन लॉस क्यों चाहिए, क्यों मतलब हमें चाहिए होता है, ताकि हम प्रेडिक्ट कर पाएँ कि हमारा फ्लो कैसे बिहेव करेगा ऑन डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज। ठीक है, फिर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बात की, फिर हमने उसकी इक्वेशन को समझा, फिर उसके बाद हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की, फिर हमने उसकी इक्वेशंस को समझा, उसकी फिजिकल मीनिंग को समझा, उसकी फोर्सेस को समझा, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, फिर हमने उसका सिंप्लीफाइड वर्जन को सोचा, और हमने बात की कि कैसे हम लोग बहुत टफ वर्जन को यूज़ नहीं करते हैं। फिर हमने यही सेम चीज़ एनर्जी की कंजर्वेशन के साथ की, और फाइनली फिर हम जब उसको सॉल्व करें तो हमने 2 इक्वेशन और ऐड ऑन की ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई हो। और फाइनल हमने एक प्रैक्टिकल नोट पे हमने एंड किया कि हर बार हम हर सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते, आज भी बहुत सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम सही से डिपिक्ट नहीं कर पाते कि फ्लूइड कैसे बिहेव करने वाला है। बाय द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।